5 जुलाई एक तारीख नहीं, एक एहसास था, एक सम्मान था उस विचारधारा का जिसने समाज को बराबरी सिखाई, जिसने गरीब, पिछड़ों और शोषितों की आवाज को ताकत दी। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है, बताओ कितने हजार साल पुरानी है। और उस दिन को मनाने की तैयारी महीनों से चल रही थी। वजह थी छोटे लोहिया पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती की। लेकिन सवाल यह है, आखिरकार किससे डर गई सरकार? एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम, एक वैचारिक आयोजन, उसे परमिशन तक नहीं दी गई। क्या लोकतंत्र में अब विचारों को भी अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या किसी महापुरुष को याद करना भी अपराध हो गया है? परमिशन नहीं मिली, फिर भी लोग रुके नहीं। सुबह से ही हजारों लोग जनेश्वर मिश्र पार्क में पहुंचने लगे थे। ये भीड़ उस सम्मान की थी जो एक विचारधारा के लिए दिल में बसता है। फूलों से सजी प्रतिमा इस बात की गवाही दे रही थी कि सत्ता रोक सकती है लेकिन सम्मान को खत्म नहीं कर सकती। और जब अखिलेश यादव वहां पहुंचे तो सिर्फ माल्यार्पण नहीं हुआ, एक संदेश गया। उन्होंने कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उदाहरण दिया। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस रिश्ते की मिसाल है जहां न कोई ऊंच नीच होता है, न कोई अमीर गरीबी का फर्क। एक तरफ द्वारिका के राजा श्री कृष्ण, दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण सुदामा। लेकिन जब दोनों मिले तो न सिंहासन दिखा न गरीबी, बस दिखा तो बचपन का वो अपनापन, वो सच्चा प्यार। अखिलेश यादव ने जब उस उदाहरण को मंच से रखा तो ये सिर्फ एक धार्मिक कथा का जिक्र नहीं था, ये एक गहरा संदेश था। संदेश ये कि समाज में रिश्ते सत्ता से नहीं, संवेदना से बनते हैं, जाति से नहीं, इंसानियत से बनते हैं। उन्होंने जैसे ही कृष्ण सुदामा का नाम लिया, मानो भीड़ को आईना दिखा दिया कि असली ताकत जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर यह साबित किया था कि सच्चा नेता वही होता है जो सबसे कमजोर को अपने बराबर खड़ा करे। और यही संदेश आज राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जब समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की कोशिश हो रही है, तब कृष्ण सुदामा की दोस्ती एक जवाब बनकर खड़ी होती है कि रिश्ते दिल से बनते हैं, ना कि सत्ता के खेल से। अखिलेश यादव का यह उदाहरण सिर्फ शब्द नहीं था, ये एक भाव था, एक रणनीति थी और एक चेतावनी भी कि अगर समाज को जोड़ना है तो कृष्ण बनना पड़ेगा और हर सुदामा को सम्मान देना पड़ेगा। वो दोस्ती जो जाति, वर्ग और स्थिति से ऊपर थी, एक सीधा इशारा था। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है? जो सरकार खुद को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक बताती है, वही सरकार एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम से डर जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है उस विचार से, उस एकता से और उस सवाल से जो जनता पूछने लगी है। क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहां हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी थी, या अब ये वो प्रदेश बन गया है जहां आवाज उठाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है? ये सिर्फ एक कार्यक्रम को नहीं रोका गया, ये एक सोच को दबाने की कोशिश थी। लेकिन इतिहास गवाह है, विचारों को कभी रोका नहीं जा सकता। आज जरूरत है सवाल पूछने की, जरूरत है सच को पहचानने की, और जरूरत है उस आवाज को मजबूत करने की जिसे दबाने की कोशिश की जा रही हो। क्योंकि जब जनता जागती है तो सबसे मजबूत सत्ता भी हिल जाती है। इस पूरे आयोजन में एक नाम और मंच से दहाड़ रहा था, सपा के कद्दावर नेता और अयोध्या फैजाबाद सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक और मंत्री पवन पांडे का। उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता लालू सिंह को हराकर अयोध्या सीट पर अपना कब्जा जमाया था। जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, आवाज में एक अलग ही तेवर दिखा था, शब्दों में आग भी थी और दर्द। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर बनाकर आपने जनेश्वर मिश्रा जी के नाम को अमर करने का काम किया, इसके लिए भी हम आपको बधाई और शुभकामना देना चाहते हैं। साथियों, आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश अगर किसी ने घोषित किया था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषित किया था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी मुख्यमंत्री बने, इन्होंने हमारे भगवान परशुराम को महापुरुष घोषित किया और छुट्टी के अवकाश को निरस्त करने का काम किया था। आज अब आप हजारों की संख्या में जो आप लोग आए हैं, आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश जी, भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश दोबारा घोषित किया जाएगा। ये हम आप सारे लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अभी हमारे भाई संतोष पांडे जी बता रहे थे किस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। घनश्याम तिवारी का इन्होंने जिक्र किया। सोचो, एक डॉक्टर घनश्याम तिवारी ड्रिल की मशीन डालकर उसकी हत्या की गई। अगर सुई चुभ जाए तो कितना खून निकल आता है। सोचो, ड्रिल की मशीन डालकर घनश्याम तिवारी की हत्या की गई। रविकांत त्रिपाठी की महोबा में हत्या की गई। कबीर तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी का
युवा नेता था उसकी हत्या की गई, बस्ती में आदर्श उपाध्याय की हत्या की गई, गाजीपुर में सियाराम उपाध्याय की हत्या की गई। और खुशी दुबे की घटना तो आपको याद होगी, 2 दिन की विधवा। अरे ब्राह्मण समाज के लोगों, 2 दिन की विधवा नाबालिग थी, उसको भी जेल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डालने का काम किया था, किसी और ने नहीं किया था, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, अभी खुशी दुबे की मां बीमार थी गंभीर रूप से, उत्तर प्रदेश सरकार और किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। अगर उसका किसी ने इलाज कराने का काम लाखों रुपया खर्च करके किया तो उस नेता का नाम भी आदरणीय अखिलेश यादव है, दूसरा कोई नहीं है। हम आपके बीच में कहना चाहते हैं, आप सोचिए ये सरकार ब्राह्मणों का कितना अपमान कर रही है। पूज्य शंकराचार्य को इलाहाबाद में स्नान करने से रोका गया, और ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से जूतों से मारा गया। क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे कि तुम्हारे समाज के ब्राह्मणों की शिखा पकड़कर उनको मारा गया? ये हम आपसे कहना चाहते हैं, इतना अपमान ब्राह्मणों का किया गया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अगर आज ब्राह्मण समाज के लोग यहां पर आए हो तो इस बात का संकल्प लेने के जाना कि जो शिखा पकड़कर लाठी पड़ी है, उस लाठी का बदला 27 में साइकिल का बटन दबाकर इनको गद्दी से उतार कर करेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं, ये भाजपा के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण कहां है। ये मीडिया के लोग मौजूद हैं, देखो कितनी लंबी कतार है। पवन पांडे से लेकर अभिषेक मिश्रा से लेकर संतोष पांडे से लेकर पूजा शुक्ला से लेकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे से लेकर, इतनी बड़ी नाम पढ़ेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। और पूछते हैं ब्राह्मण कहां है। अरे भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है, होमगार्ड भी उनकी नहीं सुनता, सिपाही दरोगा उनकी नहीं सुनता। बताओ सही है कि नहीं सही है? ऐसे डिप्टी सीएम होने से क्या फायदा? मैं केवल अखिलेश जी के साथ राज्य मंत्री था, हमारी डीजीपी भी सुनता था और प्रमुख सचिव भी सुनता था। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हमारे संस्कृत के अध्यापक 90% 99% ब्राह्मण हैं। संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने का काम हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी ने किया। जो हमारे संस्कृत के अध्यापक 10,000 20,000 पाते थे, उनके खाते में अगर आज 1 लाख तनख्वाह आ रही है तो वो भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की देन है, किसी और की देन नहीं है। हम साथियों आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने हमको जुल्म और अत्याचार करना सिखा दिया। हमारे कार्यकर्ताओं पर, पीडीए समाज के लोगों पर, ब्राह्मण समाज के लोगों पर जिस तरह से पुलिस की लाठियां और गोलियां चली हैं। ये वही पवन पांडे थे जिन्होंने 2012 में अयोध्या की सीट पर भाजपा के बड़े चेहरे लल्लू सिंह को हराकर इतिहास रचा। एक ऐसा नेता जिसने जमीन से उठकर जनता के भरोसे को जीत में बदला। लेकिन आज का उनका अंदाज कुछ और था। उन्होंने बोलना शुरू किया और हर वाक्य सीधे दिल पर असर कर रहा था। भीड़ में खड़े लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द किसी दबे हुए सच को आवाज दे रहा हो। और शायद यही वजह थी कि जब पवन पांडे मंच से उतरे तो लाखों लोगों की आंखों में सिर्फ तालियां नहीं थी, बल्कि उम्मीद भी।